everyone. So today we will start the new chapter. The name of the chapter is Grassroots Democracy Part 1 Governance. So let's start the chapter. Chapter 10 Grassroots Democracy Part 1 Governance. Learning objective. Need for government, level of the government, universal adult franchisee, organs of the government, forms of government. So let's start. Government is one of the most important elements है हमारी कंट्री का जो रिप्रेजेंट करता है कंट्री की विल को, इम्प्लीमेंट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट का वो डिफरेंट होता है, अलग अलग कंट्री में सब डिफरेंट होता है। सब ऑथर जैसे कि J.W. गार्नर डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट को, कैसे डिफाइन करते हैं। गवर्नमेंट में भी डिफाइंड एज एजेंसी या फिर मशीनरी जिसके थ्रू कॉमन पॉलिसीज को हम डिटरमाइन करते हैं, जिसके थ्रू कॉमन अफेयर्स रेगुलेट होते हैं एंड कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट होता है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रेफर करता है टू इंस्टीट्यूशन और वर्किंग उन इंस्टीट्यूशंस का। इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग वो अफेक्ट होते हैं बाय द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब भी हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो एम्फेसिस होता है एनालाइजिंग इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स एंड उनकी पावर्स एंड फंक्शंस। मॉडर्न स्टेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ देयर एक्टिविटीज एज वेल एज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। बेसिस क्लासिफिकेशन का भी वाइडेंड होता है, वाइल सम ऑफ दीज आर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू द वेज जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती है, जबकि अदर्स आर वाइडर टू इंक्लूड प्रोसेस एज वेल। अलग अलग क्राइटेरिया हम यूज करते हैं गवर्नमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, जैसे बाय ऑब्जेक्टिव्स, बाय आइडियोलॉजीज, डिफरेंट पॉलिसीज। नीड फॉर गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? गवर्नमेंट एक बॉडी होती है या एजेंसी होती है जो जरूरत पड़ती है ताकि डिसीजंस कौन लेगा हमारी कंट्री के। हर एक कंट्री की अपनी गवर्नमेंट होती है जो कंट्री को गवर्न करती है, और जो चीज़ें हमारी होती हैं, हमारा हेल्प कौन करेगा, कौन रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करेगा, कौन उनको फॉलो करवाएगा, कौन सारी मैनिटीज हमें प्रोवाइड कराएगा। तो गवर्नमेंट डिसीजंस लेते हैं रोड्स बनवाने का, कंस्ट्रक्शन कराने का, कैनाल्स ब्रिजेस बनवाने के, हॉस्पिटल्स बनते हैं, कैनाल्स एंड ब्रिजेस, सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल्स, प्रोवाइडिंग हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज टू द पीपल। आज के टाइम में मेट्रो बन रही है, इन कमिंग टू द वेरी फार प्लेसेस, इतनी पास तक मेट्रोज आ गई हैं। तो पहले कुछ ही जगह पर थी, अब ये दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं, नेटवर्क्स बन रहे हैं ताकि लोग इजीली सब जगह पहुंच सके। तो हु ऑल इज टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट। इट टेक्स एक्शंस अगेंस्ट क्राइम्स। अब जो इतने क्राइम्स होते हैं उन पर एक्शंस कौन लेगा? गवर्नमेंट। इन सोसाइटी एंड मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर। तो मॉडर्न गवर्नमेंट ऑल्सो हैंडल्स सोशल इश्यूज जैसे डाउरी, या हेल्प करता है पुअर सेक्शंस को ऑफ सोसाइटी। इन अदर वर्ड इट वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। लाइक फॉर दिस पर्पस वो मेंटेन करता है डिफेंस फोर्सेस को। इट ऑल्सो वर्क्स टू मेंटेन पीस, मेंटेन करता है नेशंस के साथ, and to promote an exchange of ideas between its own country and other countries. In case of natural calamities आ जाती है, earthquake आ गया, cyclone आ गया, तो वो relief भी देते हैं लोगों को। Providing important services like postal service, railways, banking, ये एक important task होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इज thus needed to ensure कि requirements जो है सिटीजन ऑफ द कंट्री के दे फुलफिल्ड हो, हमारे लोगों के जो पावर्टी जितनी कोशिश हो फिनिश हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके। तो इट एक्ट्स ऑन पीपल के बिहाफ पर गवर्नमेंट काम करती है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, इंप्लीमेंट करती है अमंग ऑल द पीपल विद इन इट्स टेरिटरी। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब एक गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो कुछ लॉज बनाती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सारी चीजें स्मूथली चल रही है नहीं, तो गवर्नमेंट को एड ऑफ दीज थ्री ऑर्गन्स जो मेंटेन रखते हैं स्टेबिलिटी, हार्मनी, यूनिटी इन द डेमोक्रेसी। थ्री मेन ऑर्गन्स गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है ये हमारे। अब बेसिक नेचर जो है इन ऑर्गन्स का होता है कि काम करना, जो गवर्नमेंट बन गई, अब उस बनी हुई गवर्नमेंट के अंदर जो आपको काम करना है, गैप को फिल करना है बाय मेंटेनिंग, शांति बनाए रखनी है, पीस होना चाहिए कंट्री के अंदर सिविलियंस और गवर्नमेंट के बीच। और वेरी प्राइमरी नोट जो फंक्शन होता है उनका ये होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है लॉज बनाने के या रूल्स बनाने के। पावर ऑफ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के हाथ में होती है, वो लॉज बनाते हैं, वोट देते हैं और पास देम टू एक्सरसाइज। तो वंस ये प्रोसेस डेलिब्रेशन का, एनालिसिस का हो जाता है, तो डिस्कशन वर्डिक्ट गोज टू ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूटिव के पास जाता है इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑर्डर को फॉलो करता है जो लेजिस्लेचर देता है, और एग्जीक्यूट करता है लॉ को जो लेजिस्लेचर बनाता है। फिर ये बॉडी डील करता है यूजुअल या फिर रेगुलर मैटर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन्फोर्स करता है लॉ की वो फॉलो हुए और उसे गार्ड करें। जुडिशरी ऑर्गन ऑफ द जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम पनिशमेंट ग्रांट करता है उनको जो वायलेट करते हैं लॉ को और अगेंस्ट जाते हैं। ये एक यूनियन होता है, सोल वर्किंग बॉडी होती है।
अंडर द जुडिशियल सिस्टम द कोर्ट और जस्टिस सिस्टम को काउंट किया जाता है। ये 3 ऑर्गन्स जो थे गवर्नमेंट के टुगेदर वो आइडिया परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट का, प्रोटेक्ट करते हैं लॉ और मेंटेन करते हैं हार्मनी को, और ऑल्सो मेक श्योर ऑल द अफेयर्स ऑफ स्टेट इन ऑर्डर। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि एवरीथिंग कोऑर्डिनेशन में है ताकि कोई कमोशन या ट्रैफिक ना हो। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब इमेजिन करो एक इंटायर स्कूल 2000 बच्चों का स्कूल है जो प्रिंसिपल रन कर रहा है अकेला और कोई उसको असिस्ट ना करे। क्या प्रिंसिपल जस्टिस कर सकते, विल बी एबल टू डू जस्टिस टू टॉक टू इंटरेस्टेड टू हिम विच इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स? क्या ये ठीक है? देयर वुड बी बहुत से इश्यूज आएंगे उनके सामने, टीचिंग के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। एक बेटर वे टैकल करने का सिचुएशन को होता है कि टास्क को डिवाइड किया जाए बहुत सारे लोगों के बीच में, ताकि वो तब वो आंसरेबल अकेला नहीं होगा। लाइक वाइस प्रिंसिपल, फिर नीचे टीचर्स हो गए, पियोन्स हो गए, बस का स्टाफ हो गया, ऑफिस स्टाफ हो गया। उसी तरीके से गवर्नमेंट जनरली का वास्ट टेरिटरी होती है जो लुक आफ्टर करती है और उसको डिसीजंस करने पड़ते हैं हर एक पॉसिबल इशू पर। हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो एक सिंगल पॉइंट पे जो है ऑपरेट करे। इंडिया के अंदर गवर्नेंस का टास्क होता है 3 लेवल पर डिवाइड, नेशनल और सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल लेवल होता है जो रिलेट करता है इंटायर कंट्री को। नेक्स्ट होता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो कवर करता है इंटायर स्टेट को, लाइक बंगाल, राजस्थान। अब लोकल लेवल का मतलब होता है गवर्नमेंट आपकी विलेज में, लोकेलिटी और टाउन। तो 3 लेवल हो गए, नेशनल जो कंट्री की हो गई पूरी, स्टेट जो हर एक स्टेट्स की गवर्नमेंट, और फिर स्टेट भी छोटे छोटे गांव विलेजेस में नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए लोकल बॉडी को एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। तो ये जो 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो इजी बना देते हैं ताकि हमारी इतनी बड़ी कंट्री को हम अच्छे से स्मूथली रन कर सकें। फैक्ट ट्रेजर, मोनार्की वॉज मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में टिल वी गेट, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी। अशोका, अकबर एंड शाहजहां ये कुछ फेमस मोनार्क्स थे। इवन ब्रिटिश के अंदर भी इंडिया को रूल कौन कर रहा था? एक ही जना, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यू मस्ट नो दैट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है लॉज बनाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, इन्फोर्सिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो हाउएवर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, डेमोक्रेटिक, मोनार्कियल और डिक्टोरियल। तो लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल्स। पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें मोनार्क एक्सरसाइज अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी। ही और शी हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल पावर ऑफ द स्टेट। तो उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते स्टेट के ऊपर, वो उनकी पूरी पावर्स होती हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या लिमिटेड मोनार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें अ मोनार्क एक्ट करता है एज अ हेड ऑफ द स्टेट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका जितना आपके ड्यूटीज है, जितनी पावर्स आपको अलॉट है, अकॉर्डिंग टू दोज पावर्स सिर्फ आप उतना ही रूल करोगे, उतने ही डिसीजंस आप ले पाओगे। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो डिफर करता है एब्सोल्यूट मोनार्की से, जिसमें एब्सोल्यूट मोनार्क सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ पावर इन अ स्टेट, इज नॉट बाउंड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज अ पास टू रेगुलेट द गवर्नमेंट, क्योंकि वो बाउंड नहीं होता है किसी भी रेगुलेशन से। तो यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके एक एग्जाम्पल है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की प्रैक्टिस की जाती है। Dictatorship. When a country is ruled by one person who does what he feels like without paying any attention to the wishes of the people, it is called dictatorship. Dictatorship वो होती है जहाँ पर one person rule करता है, अपनी मर्जी से करता है, he never takes care of the citizen of the country, he just do whatever he wish. तो वो आपकी dictatorship होती है। इस kind of government में people feel very oppressed because dictator follow नहीं करता किसी भी law को। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के थे, बहुत ऑफ फेमस डिक्टेटर्स थे, हिस्ट्री के रहे हैं। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पीपल के पास राइट होता है पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। पीपल इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को जो डिसीजंस लेते हैं और एस्पायरेशंस लोगों की पूरी करते हैं जिनके जो उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन आर नटशेल मेन फीचर्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉलोज है। पीपल आर गिवन राइट टू इलेक्ट, अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का राइट है हमारे पास। पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस, अपने व्यूज को फ्रीली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पीपल के वेलफेयर के लिए और उसको उनके लिए आंसर्स भी देने हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड एल्सवेयर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में। 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड फ्रीडम।
It is because of these reasons कि more than half independent countries in the world they have democratic form of government. In many countries में people ने struggle किया for a long time and they had made very normal sacrifices in order to have a democratic government. So many more countries still carry कर रहे हैं struggle को ताकि they can achieve democracy. Today's world we do not have direct democracy तो नहीं है, where all the people participate करते हैं अपने leaders को choose करने के लिए. जो कंट्रीज का साइज है, उनकी लार्ज पॉपुलेशन है, वो इम्पॉसिबल बनाती है कि वो सारे लोगों को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें. तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई जहां पीपल चूज कर लेते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के थ्रू और लॉज की फॉर्मेशन में उनको अल्टीमेटली हेल्प होता है. केस स्टडी. हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रतन टाटा. रतन टाटा का बर्थ कब हुआ? टाटा वाज बोर्न ऑन December 28, 1937. He was a son of Naval Tata and he was adopted by the son of Jamshedji Tata. फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप के जो है उनको अडॉप्ट किया गया था. फिलैंथ्रोफी. टाटा वॉज अ लीडिंग फिलैंथ्रोपिस्ट थे इंडिया के अंदर. डोनेटिंग 60 to 65% अपने टाटा ग्रुप ऑफ प्रॉफिट्स को वो चैरिटेबल ट्रस्ट में देते थे. उनके इनिशिएटिव सपोर्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट. अंडर टाटा की लीडरशिप में जो टाटा ग्रुप्स रेवेन्यू बढ़ता चला गया 40 टाइम्स एंड प्रॉफिट ओवर 50 टाइम्स. He streamlined operations between subsidiaries and excited unrelated business to focus on globalization. Ethics. Tata was known for conducting business, conduct करते थे वो integrity and treating all stakeholders with respect and fairness. वो जितने भी लोग होते थे उनके साथ बहुत अच्छे से behave करते थे and they have been given the proper facilities provided to everybody and सब stakeholders जो थे उनको respect देते थे. Education. टाटा ने एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर को अर्न किया फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड कंप्लीटेड एन एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम एट हार्वर्ड बिजनेस. फ्लाइंग. टाटा वाज अ स्किल्ड पायलट भी थे एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू पायलट द F-16 फैल्कन 2007 में उन्होंने फ्लाई किया. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट. इट गिव्स द पीपल कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें. डेमोक्रेसी के अंदर हर एक पर्सन इक्वल होता है और वोटिंग भी इक्वली अवेलेबल होती है सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की वो किस कास्ट का है, किस उस कलर कैसा है उसका या किस रिलीजन का. इफ एनीबडी इज डिनाइड दिस राइट, अगर कोई ऐसे राइट को किसी को ना दिया जाए तो इट इज वायलेटिंग द राइट टू इक्वालिटी, उन्हें रोका जा रहा है. तो राइट टू वोट इंक्रीज करता है एक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. फैक्ट ट्रेजर. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन 1948 में रिकॉग्नाइज फ्रेंचाइज एज अ ह्यूमन राइट. रिसेंटली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एक पार्ट बना है इलेक्टोरल प्रोसेस का इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. डेमोक्रेसी गिव्स पीपल राइट टू वोट, देती है, सिलेक्ट करती है एक पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड वोट फॉर गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर. Till the 20th century, not all countries practice नहीं किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी में ओनली पीपल विद प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वो ही वोट कर सकते थे. Since women were not allowed to own property, voting was allowed only for minority of the rich male population. Most of the Western countries introduced करा adult franchisee only after the First World War 1914 to 18. In 1918, Britain government franchisee to a limited number of women तक ये थी, that is to those 30 years के एज के above. तो ये discrimination was removed only in 1928 पे ही इसको remove किया गया. फ्रांस, द लैंड ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इंट्रोड्यूस कराया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ओनली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 में. उसके बाद ही उनको ये सब राइट्स मिले. स्विट्जरलैंड ने प्रैक्टिस करा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिनाइड विमेन द राइट टू वोट, नहीं दिया. 1973 तक उन्होंने विमेन्स को राइट नहीं दिया. इंडिया ने अडॉप्ट किया प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज व्हेन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ ऑन January 26, 1950. All the adult citizen of our country जो 18 years of above age के हैं, they have the right to vote. Fact treasure. In India, elections generally held होते हैं after every 5 years. However, under some special circumstances, elections they take place before the completion of 5 years. कई बार हो जाते हैं. तो इस तरह के जो elections होते हैं ये मिड टर्म elections होते हैं.
Differences between direct democracy and indirect democracy. Direct democracy is also known as pure democracy, we can say. ये एक सिस्टम होता है जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दैट मीन्स कि सिटीजन्स कैन वोट ऑन लॉज, पॉलिसीज एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स. डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इन्वॉल्वमेंट के बिना भी अपनी बात कही जा सकती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफन हम यूज करते हैं स्पेशली स्मॉल कम्युनिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, जहां सारे मेंबर्स के पास इक्वल पावर होती है डिसीजन मेकिंग की. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. वो सिस्टम है जिसमें सिटीजन्स इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव को, डिसीजंस उनके बिहाफ पर लेते हैं. इलेक्टेड ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट and preferences of their constituents and making decisions on their behalf. Indirect democracy सबसे common form of democracy है वर्ल्ड के अंदर और ये यूज की जाती है in many countries including United States. Now let's do the think and answer. Darken the correct side in OMR sheet. Elections in India are held on the basis of universal adult franchise. The government in India works at dash level, 3 levels. In a democracy, all the powers lie with the people. The Constitution of Free India grants the principle of universal adult franchise to all citizens who are above the age of 18. Dash is the founder of the Tata Group, that was Jamshedji Tata. Now let's do the fill in the blanks. The dash level of government form laws central. France was universal adult franchise in 1945. India adopted the system of democratic government on 26 January 1950. The two principles of democracy are freedom and political equality. In dash, Britain granted franchise to a limited number of women in 1918. Let's do the true and false. Central government works at village level, false. Government like decisions regarding construction of roads, true. It is the responsibility of government to protect citizens of the corner, true. Universal adult franchise means right to education, false. Switzerland denied women the right to vote till 1973, false. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and revise the chapter, complete the exercises. We will meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.